हेलो फ्रेंड्स, मैथविद गजानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो उनके लिए मैंने मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज एक स्टार्ट की थी, जिसमें 14 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है जो इस वीडियोज़ को देख रहा है तो सबसे पहले इन 14 वीडियोज़ को देख लीजिए, ताकि आपको बेसिक चीज़ें भी यहाँ पर सीखने को मिले। क्योंकि कई चीज़ें हैं जो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, अब बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उन बेसिक चीज़ों को फिर मैं बार बार नहीं बता सकता। ठीक है, टाइम वेस्ट करना होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो जो भी नया स्टूडेंट है सबसे पहले इन 14 वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको बेसिक चीज़ें और जो मल्टीपल अप्रोच मैंने बताई है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो सके, और आने वाले जितने भी लेक्चर हैं और आज का लेक्चर वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 5 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था, वो हम बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से सोल्व करेंगे। और यहाँ पे मैं बताऊँगा कैसे आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। जैसे कई स्टूडेंट मॉक में दे रहे हैं और मॉक में उनका इंक्रीज नहीं हो रहे हैं मार्क्स और स्पीड नहीं बन पा रही है, तो क्यों नहीं बन पा रही है वो भी यहाँ पे रीज़न बताऊंगा। ठीक है, कैसे आपको एग्जाम में सोल्व करना पड़ेगा मैथ को, वो तरीका यहाँ पे आप सीखने को मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट वीडियो को देखना, आपको एक एक चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। देखो, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग, ये दे रखा है। तो देखते ही आपको देखो यहाँ से क्या दिख रहा है कि बन गया a क्यूब, ये है b क्यूब और ये c क्यूब। इस तरीके से है क्या, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का आपको फॉर्मूला पता है क्या? वो क्या होता है यहाँ से कि अगर a प्लस b प्लस c, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होता है? 3abc होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 25 है, b का मान यहाँ पे माइनस का 75 है और c का मान 50 है। तो यहाँ पे जब जोड़ोगे देखो 50 और 25 75, 75 माइनस 75, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है a प्लस बी प्लस सी 0 है। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? यहाँ से 3abc होगा। तो 3 a का मान कितना है? यहाँ पे 25 है और b का मान कितना है? माइनस 75 है, तो माइनस 75 इंटू c का मान कितना है? 50 है। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 25 या 75 है, 75 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 8 56। आपको ट्रिक पता होगी स्क्वायर निकालने की कि 75 का स्क्वायर करते हैं। तब कैसे करते हैं? 7 के आगे कौन सी संख्या आती है? 8 आती है। तो 7 और 8 को गुना कर दो तो 56 और 5 का स्क्वायर लिख दो 25। तो ये हो गया इसका स्क्वायर निकालने का तरीका। क्लियर है? तो ये 56 25 होगा। इसको 50 से गुना करना है और ये तो माइनस तो बाहर आएगा ही। अब देखो 50 से गुना करना है, यानी इसका आधा करके डबल जीरो लगा दो। देखो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 और 25 का आधा कितना होता है? 12.5 होगा, यानी कितना आ जाएगा आंसर? 28 125 0। ठीक है, और किसका आएगा? माइनस का आएगा। ये आंसर ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, आपसे बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11 33 99 और 121। तो लास्ट क्लास में सेम सवाल आया था इसी टाइप का। ठीक है, और मैंने हमेशा क्या बताया है कि जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप ऑप्शन से करना है इस टाइप के सवाल को। ठीक है, कभी भी बेसिक से मत करना, क्योंकि बेसिक्स में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा इसमें। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले तो ये देख लो कि इससे डिवाइड होने वाली जो संख्या होगी 11 33 99 और 121 से, वो कौन सी होगी? तो यहाँ से इसका एलसीएम ही होगा क्या वो संख्या? ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो देखो कितना आएगा? 11 121 है, इसको 11 × 11 लिख सकता हूँ क्या? तो अगर मैं 11 × 11 ले लूँ, सबसे बड़ी वाली संख्या ले लिया। अगर इसे 99 से डिवाइड करना है इस संख्या को, तो क्या चाहिए हमें एक्स्ट्रा? 9 और चाहिए, तो 99 बन जाएगा क्या? 33 से डिवाइड करना है तो ये तो हो जाएगा 11 × 3 भी है, इसमें 11 है, यानी ये वाली संख्या आपको चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास? वो डिजिट होगी जो 11 33 और 99 और 121 से डिविजिबल होगी। ये है मिनिमम। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। लेकिन आपसे तो पूछा है 5 डिजिट का नंबर पूछा है, तो जो बेसिक तरीका होगा ना वो क्या होगा? 11 × 11 × 9 है ना, इसको तो आप कंप्लीट गुना करोगे और इसको डिवाइड करोगे 9 5 डिजिट के नंबर से, जो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे, के की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से के की वैल्यू जब आ जाएगी आपके पास, ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसको गुना कर देना इस संख्या से, तो वही संख्या इसका आंसर हो। तो ये तो हो गया पहला तरीका जो बेसिक है, जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। दूसरा तरीका यहाँ से जैसे पता चल गया, देखो इस संख्या क्या होगी? 11 11 और 9 से क्या होने वाली है? डिविजिबल होने वाली वो संख्या है। तो यहाँ से चेक कर लो, देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो यहाँ से, तो ये तो 9 से तो डिविजिबल है। 11 से चेक करो यहाँ से, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम और माइनस इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम, इनका डिफरेंस करेंगे तो या तो वो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। वह संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो देखो 9 और यहाँ से 18 और यहाँ पे 9 ही बन रहा है। 18 माइनस 9, यानी यहाँ पे डिफरेंस कितने आएगा? 9 आएगा, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये वाली संख्या तो नहीं होगी क्या? यहाँ से 11 का मल्टीपल होनी चाहिए थी। यहाँ पे 9 से डिविजिबल है पूरी की पूरी संख्या। तो यहाँ से देखो 11 का देखेंगे तो यहाँ पे कितना बन रहा है? 9 9 18 और 9 और 9 18, यानी ये संख्या 11 से तो डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे एक बार और होनी चाहिए संख्या 11 से डिविजिबल,
जब हमारे पास 11 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये 2 बार होनी चाहिए 11 से डिवाइड। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ से, देखो हमने 9 का चेक कर लिया, तो 11 का और हो रहा है, तो एक बार और कर देंगे। देखो 2 बार 11 है तो 2 बार होनी चाहिए। तो जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आना चाहिए, 11 9 99, 909 आएगा क्या। फिर से 11 से डिविजिबल होनी चाहिए संख्या, तो यहाँ से 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 8 88। तो देखो यहाँ से 9 9 18 हो गया क्या यहाँ से, तो ये तो नहीं हो रही 11 से डिविजिबल, तो ये वाली संख्या नहीं होगी। जैसे ये संख्या है, यहाँ पे 9 दिख रहा है सभी में, यानी 9 से तो डिविजिबल ये है। अब जैसे हम 11 से डिवाइड करते हैं तो देखो 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, 11 9 99 और 0 और 0 9, ये बनेगा क्या। ये संख्या फिर से चेक करेंगे तो यहाँ से ओड प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम और इवन प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम, 9 और 9 बन रहा है, इनका डिफरेंस कितना बन गया, 0 बन गया क्या। तो यानी फिर से 11 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या क्या होगी, 11 और 11 इंटू 9, यानी तीनों से क्या होगी, डिविजिबल होगी, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर सकते हो। बाकी आपको बेसिक तरीका मैंने बता दिया है, इस तरीके से करना होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, अच्छा सवाल दिया गया है। देखो आपको दे रखा है 10a दे रखा है और आपसे ये पूछा है। क्लियर है। तो आप तो सिंपली क्या कर दो, देखो 10a दे रखा है ना यहाँ से, तो 10a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी ये 2 है ये 3 है। तो मुझे बताइए हाइपोटेनस क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का जोड़। तो यहाँ से 9 और 4 13 हो गया क्या, यानी 13 इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये हो गया हाइपोटेनस। यहाँ से पुट कर दो, देखो 5 साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन हो जाएगा 2/13, तो इसका स्क्वायर करना है यानी 4/13, माइनस 2 कोस स्क्वायर ए है, तो 2 इंटू कोस स्क्वायर क्या होगा, 9/13, ये हो गया। और इस संख्या को डिवाइड करना है इससे, तो ये क्या होगा, 15 इंटू 4/13 सेम होगा, प्लस 3 इंटू 9/13। बस इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, देखो कितना बन रहा है, 18 बन रहा है और यहाँ पे 20 बन रहा है, यानी 2/13 हो गया क्या। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से 15 चौक 60 है और 9 तिया 27 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 87/13 हो गया क्या। 13 से 13 कट गया, 2/87 आंसर आ गया क्या इसका। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, फॉर विच कंट्री इज द एवरेज प्रोडक्शन फॉर 5 ईयर द मैक्सिमम। आपको बोला है कि इन 5 कंट्री में आपको बताना है कि किसका औसत उत्पादन है वो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। देखो 2015 16 17 18 5 साल का दे रखा है आपको और 3 कंट्रीज़ का दे रखा है। तो जैसे मैं अक्स कंट्री का निकालूंगा यहाँ से, तो एक तो तरीका क्या है कि बेसिक तरीका तो क्या होगा कि एवरेज निकालने का, कि आप 13 जैसे अक्स का निकाल रहे हैं अपन, तो क्या करोगे आप 13 15 12 14 और 11 इन सभी को जोड़ोगे और 5 से डिवाइड करोगे, तब आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है जो मैं हमेशा बताता हूँ, क्या करना है, आप मान लीजिए देखो सभी क्या है 10 के आसपास है सभी की सभी संख्या, तो मैं इनका एवरेज मान लेता हूँ कि 10 है। ये मान लिया मैंने 10 है। अब ये चेक करता हूँ कि 10 से कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो देखो 10 से 3 ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 3 5 3 8 8 और 2 10 4 14 और 1 15, तो 15 एक्स्ट्रा है। तो 15 एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रा को 5 में बांट दो। इस एक्स्ट्रा को 5 में बांटेंगे तो कितना आ गया, यहाँ से 3 हो गया क्या, यानी अक्स का एवरेज हो गया आपके पास 13। क्लियर है। ये हो गया आपके पास एवरेज। तो आपको सारा का सारा नहीं जोड़ने की जरूरत, आपने डायरेक्ट मान लिया इतना 10 है, ऊपर का जोड़ लो आप। इसी तरीके से जैसे वाई का निकालेंगे तो इजी बन जाएगा। देखो 10 हमने मान लिया कि वाई का 10 तो है ही, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9 9 और यहाँ से 5 14, 14 और 3 17, सॉरी 14, हाँ 17 हो गया। तो 17 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 13.4। क्लियर है। इसी तरीके से जेड का निकालेंगे तो कितना ज़्यादा है, देखो 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और यहाँ से 5 19। ठीक है, तो 10 से कितना ज़्यादा है, ये 19 ज़्यादा है। सही है क्या। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 14, 14 और 5 19, तो 19 ज़्यादा है। तो यहाँ से कितना होगा, 3.8 होगा, तो यहाँ से कितना आ गया 13.8। तो किसका ज़्यादा है, इस जेड वाले का ज़्यादा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश करे तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे देखो 5 तो सभी में डिवाइड करना था, 10 तो हमने सबने मान लिया कि 10 तो हमका सबका ही मान रहे हैं, तो फिर तो आप डायरेक्ट ही करो। यहाँ पे केवल इसके ऊपर के जितने भी है ना 10 से ज़्यादा, उनका सम निकालो। जैसे हमने यहाँ पे 13 15 ये है, इसका सम निकाला तो कितना आया, ये 15, तो बस यहाँ पे 15 ही लिख दो। इसी तरीके से मैंने वाई का निकाला तो वो एक्स्ट्रा कितना आया, 17 आया।
इसी तरीके से जेड का एक्स्ट्रा निकाला वो कितना आया 19 आया। तो मुझे बताइए वो सेम सब चीज़ तो सेम ही कर रहे हैं ना, इसमें भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, वो सभी में 10 जोड़ रहे हैं। तो फिर ये इतना करने की क्या ज़रूरत है, बस इतना ही एक्स्ट्रा जोड़ लोगे। कितने एक्स्ट्रा है, तो इसमें 15 है, इसमें 17 है, इसमें 19 है, तो ज़्यादा किस में आएगा, इसी में आएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो फिर यहाँ टाइम बचेगा आपका। एक तो स्टूडेंट ये वाला चीज़ करेगा, इतना सा करेगा, और एक स्टूडेंट इतना करेगा, और एक स्टूडेंट है जो बहुत ही बेसिक वाला स्टूडेंट है वो पूरा जोड़ेगा, जैसे सब 13 प्लस इस तरीके से जोड़ के और फिर करेगा। तो मुझे बताइए टाइम किसको कम लगेगा, इसी को लगेगा, और इसी का सिलेक्शन होगा। तो ये वाली चीज़ आपको एग्ज़ाम में करनी होगी, ये तरीका आपको लगाना होगा एग्ज़ाम में, तभी टाइम बचेगा, और तभी 25 के 25 सवाल है ना आप 12 से 13 मिनट में कर पाओगे, ये तरीका लगाओगे तब। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल दे रखा है, ये सेम है किसके, थर्ड प्रोपोर्शनल के। डायरेक्ट करो, देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट है ना उनको तो गुना करो और डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर, ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये इक्वल होगा ए और 36 का थर्ड प्रोपोर्शनल है तो 36 का स्क्वायर, तो 36 × 36 डिवाइडेड बाई ए, ये इसके बराबर है। बस सोल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 2 से काटेंगे तो यहाँ से 18, और यहाँ से 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 3 से और कट रहा है तो 12 तिया 36, आंसर कितना आ गया, 24 आ गया क्या। बस इतना ही करना है आपको। तो ये 10 सेकंड का सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो, आपको बोला है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा आपको 2 दे रखा है, ये वाली चीज़ पूछा है। तो डायरेक्ट ही करो ना, टेन थीटा प्लस कोट थीटा है, देखो यहाँ पे एक हो गया क्या, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री होगी, तभी तो होगा ना पॉसिबल ये 1 तो 45 डिग्री है, तो ये 1 होता है सबका, तो 1 1 और यहाँ पे 2 आएगा, तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। इसमें तो पेन लगाने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपको यहाँ पे सोचना टेन थीटा प्लस कोट थीटा 2 है, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा 2 कब होगा, जब 1 होगा, यानी थीटा की वैल्यू 45 होगी, तो थीटा की वैल्यू 45, तो थीटा की वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पता चल गया कि टेन थीटा 1 है, कोट थीटा भी क्या है, 1 ही है, तो 1 1 और यहाँ पे 1 होगा फिर, तो यहाँ पे कितना बन गया, 4 बन गया क्या, ये क्लियर है। तो ये 4 से 5 सेकंड का ही सवाल था, बस दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। अगर इसी सवाल को आप बेसिक से करते हो तो वो फिर टाइम लगेगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना होगा एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, इनमें भी पेन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं देखो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पेन कम लगा रहा हूँ, तभी आपका टाइम बचेगा। अगर आप एग्जाम में ज़्यादा पेन लगाओगे उतना ही आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। लिखना कम है, दिमाग ज़्यादा लगाना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना एसएससी में और टाइम से आपको सारे के सारे सवाल करना है एक्यूरेसी के साथ, तो आपको माइंड ही ज़्यादा लगाना होगा, पेन कम लगाना होगा, तभी आपकी स्पीड बनेगी, तभी आपका स्कोर आएगा। यहाँ से देखो 10% की बोला है कि इसमें कौन सी स्कीम में मैक्सिमम आपको छूट मिलेगी, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, यही तो बोला ना। तो मुझे बताओ, देखो पहला तो डिस्काउंट क्या है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है 10% का। तो सक्सेसिव का तो आपको फॉर्मूला ही याद हो गया कि a + b + ab/100 होता है, और जब सेम दे रखा होता है तब क्या होता है, 2x x²/100 होता है क्या, इस तरीके से। जैसे यहाँ से इफेक्टिव रेट निकालते हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए, तो 2x x²/100 होता है, यानी 2x और x² तो करते हैं, वो पॉइंट लगा देते हैं फिर तो 10% के लिए तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्काउंट है ना, यहाँ पे तो ये सक्सेसिव का है, ये सक्सेसिव का इंक्रीज का मतलब एक ही है। डिस्काउंट में क्या होता है, a + b माइनस हो जाता है, उसमें a + b - ab/100 हो जाता है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है फॉर्मूला, तो ये चीज़ तो ठीक है, ये माइंड में रखना है और डायरेक्ट लगाओ। देखो 10% है तो 10 + 10 क्या होगा, 20 होगा। 20 में से 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 20 में से एक ही तो कम होगा, तो इसको तो कितनी मिलेगी, ओवरऑल 19% मिलेगी। 15% और 5% ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो 15 और 5 20, 20 में से 15.75 कम होगा। इसमें तो देखो यहाँ से 1 माइनस हुआ था, इसमें 0.75 कम हुआ था। तो यहाँ से 20 में से 0.75 कम करेंगे तो यहाँ से 19.25% का ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा क्या उसको, और एक दे रखा आपको 20%। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसको मिल रहा है, इसको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसको 19.25 का, इसको 19 को, तो सबसे ज़्यादा तो इसी को तो मिल रहा है 20% का, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब सिंपल सवाल है, देखो इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ये समझाने के लिए मैं इतना कुछ लिख रहा हूँ, बाकी पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है इस टाइप के सवालों को। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके 3 साइड हैं, 48, 55 और 73। अब देखो आपको ट्रिपलेट पता होने चाहिए, अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है ना तो फिर यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ट्राइंगल कौन सा आ गया। यहाँ से देखते ही पता चल गया कि ये ट्राइंगल है ना, ट्रिपलेट अगर याद होता आपको 48, 55, 73 ट्रिपलेट होता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और ये हो गया 48, 55 और 73, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। बोला है सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु के इसके सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाले माध्यिका की लंबाई आपको बतानी है, यानी ये लेंथ आपको बतानी है। तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, 73 का आधा कर दो, वहीं इसका आंसर होगा। क्यों होगा वो देखो,
आपने सर्किल में पढ़ा होगा, ये व्यास है और व्यास द्वारा परिधि पर जो एंगल बनता है, सर्कमफेरेंस पे बनता है, वो 90 डिग्री बनता है। ये 90 डिग्री बनता है, नहीं बनता? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें तो मुझे बताइए कि इस शीर्ष से, इससे वर्टिसेस से हम सामने वाले साइड पे यहाँ पे मिला रहे हैं और ये दो भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी ये मीडियन हो गया एक तरीके से। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो क्या ये देखिए यहाँ से हाइपोटेनस ही तो है, ये हाइपोटेनस ही तो है, ये हाइपोटेनस है। तो ये वाली क्या होगी? रेडियस होगी। ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो यहाँ से 73 का आधा कर देंगे, यानी ये 36.5 होगी, ये भी 36.5 होगी और ये भी 36.5 ही होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये कंसेप्ट आपको पता था तो यहाँ पे पेन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट 73 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ये आंसर आ गया। 3 सेकंड का भी सवाल नहीं है ये सवाल। अगर पढ़ने के बाद अगर आपको कंसेप्ट पता चल गया कि किससे यहाँ पे पूछा गया है, कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो 73 डिवाइडेड बाई 2 करोगे और ये आंसर आ गया आपके पास। तो यही चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, यही चीज़ें आपको एग्जाम में लगानी होगी। और जैसे जैसे आप कंप्लीट वीडियोस को देखोगे ना, ये कंप्लीट सीरीज़ आप देख लोगे, तो मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ, आपके मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप 25 में से अभी जैसे मान लीजिए आप 18 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, इस सीरीज़ को देख लो, ये 14 वीडियोज़ को देख लो, इन 25 में से आप 22 से 23 क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट कर दोगे सोल्व करना, और आपकी स्पीड भी बन जाएगी और एफिशिएंसी भी, यहाँ पे एक्यूरेसी भी आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये तरीके यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल एग्जाम अप्रोच जो टॉपर करता है ना स्टूडेंट, जो पहले कर लेता है, जैसे 25 सवालों को 12 मिनट 15 मिनट में कैसे कर लेता है, वो तरीके यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, आपको टॉपर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। 45 अड़सठ है, मैं छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ूँ कि यहाँ पे 7 से डिवाइड हो? तो देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे, अब देखो ऑप्शन से ही करना है इस सवाल को। इसमें कौन सी संख्या जोड़ू? ये 7 से, इनका जो योगफल होगा जोड़ा जाए कि योगफल है वो 7 से क्या हो? विभाज्य हो। यही बोला ना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू इसमें सो दैट द सम इज डिविजिबल बाय 7। तो ऑप्शन से करो ना इस सवाल को। देखो मैं सबसे बोला है कि सबसे छोटी संख्या, तो ऑप्शन में सबसे छोटी लो ना पहले वाली, क्यों बड़ी चेक कर रहे हो आप? अब जैसे मान लीजिए ऑप्शन में यहाँ पे 9 हो जाता, यहाँ पे 8 हो जाता और यहाँ पे 4 आता, तो सबसे पहले मैं डी ऑप्शन को ही चेक करता, क्योंकि ये बोला है सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ूं मैं, तो सबसे पहले मैं डी को ही चेक करता कि डी को चेक करने के बाद क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, क्योंकि सबसे छोटी तो चाहिए हमें। अगर मान लीजिए मैंने 9 को चेक कर लिया और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और मैंने 4 को चेक नहीं किया, जो 4 भी सेटिस्फाई कर रहा था, और मैंने गलती से ये इसको कर दिया क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन पूछा तो आपसे छोटी संख्या थी ना, तो 9 और 4 में छोटी संख्या कौन थी? 4 थी, तो फिर वो आंसर तो 4 आना चाहिए था, 9 नहीं। वैसे सेटिस्फाई दोनों करेगी, लेकिन आंसर कौन सा होना चाहिए था? वो 4 होना चाहिए था। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला ना सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो ऑप्शन में भी छोटी से छोटी संख्या ही चेक करो फिर वापस। तो 45 67 है ना यहाँ पे, इसमें 4 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? ये 45 71 बनेगा क्या? बोला है इसका सम है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो देखो सम है वो 7 होगा, 5 और 6 4 10, 5 4 9 और 10 और 7 17, तो ये 17 बन गया। देट द सम, नहीं ये नहीं पूछा है, इसका डिजिट सम नहीं पूछा, डायरेक्ट ही पूछा है कि जो आएगा, ठीक है, जो सम आएगा 4 जोड़ने पर कि 45 4 जोड़ेंगे इसमें तो 45 71 बनेगा, तो जो 45 71 है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 7 से चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से कितना बनेगा? 7 6 42 और 42 और यहाँ पे 3, 7 5 35 और 7 21, ये पूर्णतः डिविजिबल हो गया 7 से। तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। मैं आगे चेक भी नहीं करूँगा इस कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या ही यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, तो फिर वही होगा आंसर इसका। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, देखो यहाँ से आपको बोल रखा है एक बिजनेसमैन है, वो चीट करता है और गलत बाट का यूज करता है, ठीक है, वो वेट का यूज करता है, 12% दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके वो धोखा देता है, और केवल दोषपूर्ण बाटों का प्रयोग करके ही उसको लाभ % कितनी % की वृद्धि होगी। अब वो हर बार कर रहा है, कितनी बार? देखो खरीदते वक्त भी कर रहा है और बेचते वक्त भी कर रहा है, ठीक है, खरीदते वक्त और बेचते समय दोनों बार वो 12% की क्या करता है बाटों में, और वो धोखा देता है। तो आपको बताना है कि टोटल किसको कितना % हुआ। तो ये सक्सेसिव का ही सवाल हो गया। जब भी आपको बोला जाए कि वो खरीदते समय और बेचते समय, मान लीजिए x% का यहाँ पे दे रखा है, x% का वो प्रॉफिट कमाता है या धोखा देता है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे सक्सेसिव का ही लगाना है। तो सक्सेसिव का क्या होता है? मैंने बताया ना कि 2x x स्क्वायर होता है। तो देखो 12 दूना 24 और यहाँ से इस लेस का पॉइंट और यहाँ से 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे 2 डिजिट ही हम रखते हैं, तो ये कितना हो गया? 25.44।
ये वैसे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में बताता हूँ इफेक्टिव रेट, लेकिन यहाँ पे भी ये सक्सेसिव में भी काम आता है, क्योंकि वही चीज़ सक्सेसिव वहाँ पे है। बाकी अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, लेकिन चीज़ तो सेम ही है ना। यहाँ पे x है तो 2x प्लस x स्क्वायर बाई 100 होगी। इसको मैंने शॉर्ट में करना बता दिया कि यहाँ पे आप स्लेस लगा के 24 और 2 डिजिट लास्ट में रखना है, बाकी को आगे भेज दो कैरी लगा के। तो ये 25.44 हो गया। ये चीज़ आप माइंड में कर सकते हो, ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी माइंड में। देखो 12 है ना, तो 12 दूना 24 पॉइंट समथिंग आएगा। अब जैसे मान लो अगर आगे भी सोल्व नहीं कर रहे आप, 24 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो यहाँ से ये 24 है तो 24 पॉइंट समथिंग यानी 24 से ज़्यादा होना चाहिए था, ये भी नहीं है। ये 24 से बहुत ज़्यादा हो गया, 12 का स्क्वायर यानी 1 पॉइंट समथिंग ही होगा, वो तो जोड़ेगा तो ये हो गया इसका आंसर। फिर ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, ये बहुत ज़्यादा चला गया 24 से, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको टाइम बचाना होगा। जहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत है बस उतना ही पार्ट कैलकुलेशन का करो, बाकी का छोड़ दो। तो ये हो गया 12 दूना 24 प्लस 1.44 जोड़ेंगे तो 25.44 ये हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, द इनकम फ्रॉम बोनस इज हाउ मच % ऑफ द इनकम फ्रॉम एरियर्स इन द केस ऑफ एडम्स। एडम्स के मामले में बताना आपको कि जो बोनस मिल रहा है ना, बोनस मिल रहा है वो एरियर्स का कितना % है, बकाई से होने वाले आय का कितना % है, ये तो पूछा ना। तो आपसे तो डायरेक्ट ही पूछा है कि 90 है ना, वो 200 का कितना % है, तो 2 से डिवाइड कर दो ना 45, तो 100 पे 45 हो गया कि ये 45% ही है। अब इसको क्या सोल्व करोगे आप, इतनी सी चीज़ को भी क्या लिखोगे आप, डायरेक्ट ही कर देता ना फिर तो 45। देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको माइंड चलाना है। 90 डिवाइडेड बाई 200 करना है, 2 से डिवाइड किया 45, तो 100 पे 45 है तो फिर 45% ही होगा आंसर। अब इसमें पेन क्या लगाना आपको। अगर देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को आपको बताऊँ ना कि मेरी जो अप्रोच होगी ना, जो 25 सवाल होगी ना, उसमें से आप 15 से 16 सवाल तो आप बिना पेन लगाए भी कर सकते हो। अगर पेन भी लगाओगे तो जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत 1-2 अक्षर लिखोगे और ये 15 से 16 सवाल तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। और बाकी के जो सवाल हैं उसमें थोड़ा सा आप लगाओ दिमाग और फिर उन क्वेश्चन को कर लो। फिर तो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन हैं उनको लास्ट में कर दो, तो आपके 25 के 25 सवाल हैं वो करेक्ट होंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, तो % ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन सीमेंट, वुड और प्लास्टिक आपको बताना है। सीमेंट पे देखो 57 डिग्री है और वुड पे कितना है 40 डिग्री है और प्लास्टिक पे 55 डिग्री है। तो ये पूछा है कि आपको % बताना है कि टोटल वे का, टोटल का कितना % है। अब देखो यहाँ पे 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री में तो बांटा गया है सभी को, टोटल 360 डिग्री है। 57, 40 और 55 कितने हो गए, देखो 5, 5, 10 और 5 दिया 15 और यहाँ से 150, 152 हो गया क्या टोटल, इनका 152 हो गया। और आपको बताना है कितना % है टोटल वेज का। ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें सब एक्स्ट्रा है आपको, क्योंकि आपको तो इसी में तो बताना है। % में आपको कभी भी रियल डाटा नहीं लेना, आपको जो दे रखा उसी में चलना है। जैसे यहाँ पे डिग्री में दे रखा तो मैंने डिग्री में कर लिया, यहाँ पे % में दे रखा होता तो कुछ चीज़ें यहाँ पे % में पूछा होता तो % में बता देता मैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से बोल दिया ना कि 152 डिग्री तो टोटल हो गया और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 360 डिग्री है। इसी का तो बताना है कि इतना % होगा। % के लिए 100 से गुना कर देंगे तो इतना % होगा। बस सोल्व कर दो इसको। देखो यार 4 से डिवाइड होगा, 0 से तो 0 कट गया, 4 से डिवाइड करेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 अंटे 32। तो 380 डिवाइडेड बाई 9 हो गया क्या। 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 चौक 36। एक ही ऑप्शन देखो 9 चौक 36 जो 40 के आसपास है, 25 है, 30 है, ये है। तो आगे क्यों सोल्व करूँ मैं, ये हो गया आंसर। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना होगा इन सवालों को, ठीक है। ये टाइम बचाना मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे हम टाइम बचाते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं सोल्व करने के लिए करूँ तो यहाँ पे मैं 5 से 7 सेकंड क्यों लगाऊँ यहाँ पे, ये बताऊँ। अगर एग्जाम में यहाँ पे मैं पेपर दे रहा हूँ एग्जाम की तरह सोचूँ तो यहाँ से 5 से 7 सेकंड क्यों वेस्ट करूँ, जब मुझे पता चल गया कि देखो यहाँ पे कोई सा ऑप्शन नहीं है, ये एक ही ऑप्शन है, ये होगा आंसर। फिर यहाँ पे वेस्ट ही कर रहे हो ना आप टाइम, इसकी जगह दूसरे क्वेश्चन में लगा दो। नेक्स्ट सवाल देखो, व्हाट इज द सेलेक्ट द करेक्ट एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सही कौन सा है। देखो पहला चेक करेंगे तो यहाँ पे इनको गुना कर दो। देखो सिंपली यही तो है ना। तो देखो ए बी बनेगा, ये माइनस का ए बनेगा, माइनस का बी बनेगा और प्लस का 1 बनेगा। तो यही बन रहा है, ये हो गया आंसर। इनको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ए 1 प्लस बी 1 प्लस यहाँ से बन रहा है। तो ये क्या बनेगा 1 माइनस बी स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर की टर्म बन गई, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए था, नहीं होगा। यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे जो ए है वो प्लस का आएगा, प्लस का ए बनेगा, यहाँ पे गुना करेंगे तब। तो यहाँ पे तो माइनस का दे रखा है यानी ये भी गलत है। ये प्लस का ए है, देखो यहाँ पे प्लस का ए बनेगा, माइनस का ए दे रखा है तो ये गलत है। तो ये हो गया ना। फिर यहाँ पे देखते इस तरीके से आपको ऑप्शन काट के कर सकते हो।
अब देखो ये सवाल है ना, हर शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अब इस चीज़ को मैं बार बार देखो हर शिफ्ट में बता रहा हूँ, तो डायरेक्ट ही बता देता हूँ। इस शिफ्ट में अगर कोई नया स्टूडेंट है वो पहले देख लीजिए उन वीडियोज़ को, ठीक है। और जो नया जो सीख रहा है वो तो उसको पता ही है, रेगुलर जो स्टूडेंट है। यहाँ पे इन दोनों दो का पेयर हम लेते थे। यहाँ पे टोटल टर्म कितनी है देखो, 11 और 100 और 11 के बीच में कितनी संख्या है, टोटल 90 संख्या है। दो का पेयर बनाएंगे तो टोटल कितनी संख्या बनेगी, 45 संख्या बनेगी। क्या 45 संख्या बनेगी। फर्स्ट संख्या क्या बनेगी, 199 बनेगी। और लास्ट वाली संख्या क्या बनेगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 दूना 22 और 23 बनेगी। फर्स्ट संख्या ये है, लास्ट संख्या ये है। सम आपसे पूछा है तो क्या होता है, n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे 199 प्लस 23 करेंगे तो 222 होगा। क्या 2 से डिवाइड करेंगे 111, 45 को 111 से गुना करेंगे तो ये आ गया क्या आपके पास आंसर। बस यही है आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, मिस्टर एक्स की आपको मंथली इनकम दे रखी है 26,500 है, उसका मंथली एक्सपेंडिचर है। आपसे बोला है कि उसकी इनकम है वो 12% इंक्रीज हो जाती है और एक्सपेंडिचर है वो 6% इंक्रीज हो जाता है। बताना आपको इसकी सेविंग में कितने परसेंट की इंक्रीज हुआ। तो ये देखो यहाँ से थोड़ा सा डाटा कैलकुलेटिव दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखो अगर फ्रैक्शन यहाँ पे रेट है ना, ये जो आपको दे रखी है डाटा, अगर ये इजी दे रखा होता ना तो मैं यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड लगाता। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखो डाटा है ना वो थोड़ा 12% 6% है तो अलग दिख रहा है, तो यहाँ पे आप फिर बेसिक सही कर लो। देखो 20,500 है ना, ये तो क्या है इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो मुझे बताइए सेविंग क्या होगी, इसमें से घटा दीजिए तो ये 6,000 होगी। क्या यहाँ से इसमें 12% इंक्रीज हो गया, 12%, तो 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 6 बार 6 72, 6 78, 7 बार दूना 24 और 7 31, तो 3180 बढ़ेगा। तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा 0 8, यहाँ पे 6 और 6 3 9 और ये हो जाएगा 29,680 हो गया। एक्सपेंडिचर 6% सॉरी गलत कर दिया ना हमने, यहाँ पे 12% सही था ना, ये तो 12% था, 12% ही निकाला था मैंने देखा 60% निकाला है, सॉरी 6%। तो यहाँ पे इसका 6% बोला है कि 6% इंक्रीज हुआ है, तो 6% निकाल दो कितना इंक्रीज होगा। तो 6% निकालेंगे तो 6 पंजे 30 और यहाँ से 6 दूनी 12, 1230 और बढ़ जाएंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 0 3, यहाँ से 5 और 2 7 और ये हो जाएगा 21,730। तो ये इनकम बढ़ के हो गई, ये एक्सपेंडिचर बढ़ के हो गया। तो मुझे बताइए नई सेविंग होगी वो क्या होगी, यहाँ पे घटा दो इसको, तो कितनी होगी, यहाँ से 5 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 28 हो गया, तो ये 7 हो गया। तो यहाँ से सेविंग देखो पहले 6,000 थी, अब कितनी है 7,950 है। कितनी इंक्रीज हो गई यहाँ से हो गई 1950, कितने पर 6,000 पे इंटू 100 करोगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट के 6 से डिवाइड कर दो तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 और 6 दूनी 12, तो 32 पॉइंट समथिंग आने वाला आंसर ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अकाउंटेंट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर्स 2019। देखो अच्छा सवाल है ये, डीआई का अच्छा सवाल है। इसमें देखो पूछा क्या गया, सिंपल ये पूछा गया है कि वर्ष 2019 में संगठन में कार्यरत लेखाकारों की कुल संख्या कितनी थी। तो अकाउंटेंट ये है। अब इसमें ये देखो बताया है कि ज्वाइन तो इतने होते हैं, लेफ्ट इतने होते हैं 2015 में, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे बोला है कि 2015 में स्थापना की गई इस कंपनी की, और यहाँ पे कर्मचारियों का आपको डाटा दे रखा है। अब देखो यहाँ से पूछा है ना 2019 का पूछा है, अब हम शुरू से करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे डायरेक्ट हम नहीं बता सकते कि 2019 में हमने बता दिया कि जो देखो यहाँ पे 14 ज्वाइन किए हैं और 24 लेफ्ट है, तो इनमें से क्या बताएंगे, फिर टोटल कैसे बता पाएंगे, ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो गलत होगा ये तरीका तो, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या है, देखो यहाँ से 2019 में पूछा ना, तो हम 2015 से चेक करते हैं, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब उसमें शामिल कितने हुए 35, ठीक है। तो उसमें 35 एम्प्लॉई हैं वो ज्वाइन हुए और लेफ्ट उस साल 0 हुए। फिर सेकंड साल क्या हुआ 26 तो ज्वाइन हुए और यहाँ पे 16 छोड़ दिए। तो मुझे बताओ जब 16 छोड़ के चले गए, 26 ज्वाइन किए थे उस साल में और 16 छोड़ के गए थे, तो ओवरऑल कितना बढ़ा उसमें से 10 ही तो बढ़ा उसमें उस साल। फिर देखो 2017 में क्या हुआ 15 तो ज्वाइन हुए और 5 छोड़ के चले गए, तो फिर से यहाँ पे कितना बढ़े 10 और बढ़ गए। 2018 में क्या हो गया, 2018 में 20 तो ज्वाइन हुए हैं और 38 चले गए हैं। तो देखो ज्वाइन हुए वो तो घट गए और 18 माइनस यहाँ से -18 और चले गए हैं, तो इनमें से -18 और कम कर दो तो 10 और 20 यहाँ से, तो प्लस के 2 ही बचेंगे यहाँ पे। तो इनमें 14 देखो फिर 2019 में क्या हुआ, 2019 में 14 तो आए हैं और 24 चले गए हैं, तो यहाँ से -10 एक्स्ट्रा और चले गए क्या, तो -10 और कम करेंगे। तो देखो 35 और 37 बचे थे क्या उसमें ज्वाइन, तो 37 में से 10 और चले गए तो बचे कितने अब 27 तो बचे। 2019 में कितने एम्प्लॉय बचे हैं अभी, तो केवल 27 एम्प्लॉय बचे हैं उस कंपनी में। तो इस टाइप से आपको करना होगा।
ये देखो अच्छा सवाल है, बहुत ही नया सवाल पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। क्या बोला है, देखो आपको बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड्स ऑफ इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 13। आपको पेरीमीटर दे रखा है 13 और पूछा है ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 13 हो। तो इस टाइप का देखो, ये तो वैसे सवाल तो PNC का है, ठीक है, लेकिन इसको शॉर्ट तरीका में बताता हूँ, इसको आपको बस फॉर्मूला याद रखना है इसमें, ठीक है। वैसे बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये कैट लेवल का सवाल है। तो देखो यहाँ से पेरीमीटर दे दिया ना आपको, तो आपको याद रखना है कि जब भी पेरीमीटर, जो यहाँ से पेरीमीटर है, अगर आपको इवन दे रखा है, अगर आपको इवन दे रखा है, तब आपको क्या निकालना है, जो नंबर्स ऑफ ट्राइंगल आएंगे वो कितने आएंगे, वो फॉर्मूला निकालने के लिए जो क्या होगा, पी स्क्वायर, पेरीमीटर का स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई 48 से डिवाइड कर दो। अगर इवन हो तो यहाँ पे क्या करोगे, पी का स्क्वायर यानी पेरीमीटर का स्क्वायर करके 48 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पॉसिबल ट्राइंगल आ जाएंगे। अगर पी की वैल्यू आपके पास ओड दे रखी है, अगर ओड दे रखी है तो ये फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंज करना है, p+3 कर देना और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 ये सेम होगा। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब PNC वगैरह सारी कुछ चीज़ें आपको करनी होगी जो एग्ज़ाम में करना मुश्किल है, ठीक है। वो चीज़ें हम एग्ज़ाम में नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इसका। तो आपको बस ये दो फॉर्मूले आपको याद रखनी है, इसी से आपका काम हो जाएगा इस टाइप के सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है, पेरीमीटर ओड दे रखा है, तो ओड दे रखा है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, 13 + 3 कितना हो गया 16, 16 का स्क्वायर देखो 16 × 16 लिख सकता हूँ क्या, डिवाइडेड बाई 48 करेंगे तो 16 × 48, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, इसके केवल इंटीजर वैल्यू को ही आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर पार्ट को ही लेना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा यहाँ से पॉइंट को हटा देना और जो इंटीजर पार्ट है उसको लेना है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 5, ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही नया सवाल है, आज तक मतलब 2010 से लेके अभी तक इस टाइप का सवाल कभी भी पूछा नहीं गया है। एसएससी में, एसएससी CGL में, CHSL में, CPO में, MTOS में, किसी में भी ये सवाल नहीं पूछा गया, पहली बार पूछा गया है, जो कि केट लेवल का सवाल है ये। नेक्स्ट देखो यहाँ से कि साधारण ब्याज की आपको रेट बतानी है, इतने सालों में इतने गुना हो जाती है, तो डायरेक्ट करो ना। देखो 10 रुपये से कितनी हुई, 17 रुपये हो गई, यही तो बोला है कि 10 रुपये से 17 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 7 रुपये का ब्याज मिला, कितने पर मिला, 10 रुपये पर मिल गया, और कितने सालों के लिए, 2.5 सालों के लिए, तो बस कर दो, इनटू 100 करना है। ये चीज़ आपको करनी है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना आपको। फिर आप फॉर्मूला लगा रहे हो PRT/100 = SI और फिर पुट करके फिर निकाल रहे हो। आपको डायरेक्ट देखना है कितना ब्याज मिला, 7 रुपये, कितने पर मिला, 10 रुपये पर, और कितने सालों के लिए मिला, इनटू 100 कर दो। क्लियर है? सोल्व करेंगे यहाँ से तो 40 बार, और यहाँ से 0 से 0 कितना आ गया, 28% आ गया। ये इतनी सी चीज़ आपको एग्ज़ाम में करनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना आपको एग्ज़ाम में। आपको दे रखा है एक खोखला है, गोला है, उसकी त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या ये है और इनर रेडियस है वो दे रखी है, इसका वॉल्यूम बताना है। तो ये तो सिंपल है, 4/3 पाई की वैल्यू, पाई तो पाई में ही बताना है, तो पाई r³ है होता है, तो यहाँ पे बाहर और आंतरिक दे रखी है, तो कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, 64 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 63 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 21, तो 2184 पाई आ गया क्या इसका आंसर। क्लियर है? तो जब फॉर्मूला वगैरह जो भी है ना वो आपके माइंड में रखो और डायरेक्ट यहाँ पे लगाना है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एक व्यक्ति हैं, P से Q तक की यात्रा है, वो 50 km/h की स्पीड से चलता है। अपनी स्पीड को वो 60% इंक्रीज कर देता है। 60% का मतलब 50 का 60% कितना हो गया, 30 हो गया क्या, यानी बाद में कितनी हो गई उसकी स्पीड, 80 हो गई। और जब वो लौटता है तो 80 से लौटता है। आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जब हम जाते हैं और फिर से वापस उसी जगह आते हैं तो उसकी एवरेज स्पीड होती है 2xy डिवाइडेड बाई x + y। ये होगी उसकी एवरेज स्पीड, याद रखना फॉर्मूला। तो 2 × 50 से वो गया है, 80 से वो आया है, टोटल कितना हो गया यहाँ से 130 हो गया क्या। सोल्व कर दो 0 से 0 और यहाँ पे कितना हो गया 5 दूनी 10 यानी 800/13 हो गया। 800/13 हो गया। तो देखो 13×78, यहाँ से 13×78 6 बार चला गया, 2 बचेगा और 13 × 13 61 पॉइंट आंसर आने वाला है समथिंग। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन है 61 पॉइंट समथिंग। जब यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा हो ना सेम चीज़ें, तब आपको आगे की कैलकुलेशन करनी है। अगर ऑप्शन ही अलग अलग दे रखे हैं ना, फिर आप यहाँ से थोड़ा सा करके और जैसे आपको पता चल गया ना कि ऑप्शन ये है, वो क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ, फिर उसको सोल्व नहीं करना आपको।
नेक्स्ट सवाल देखो, आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। तो देखो पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन है कि 20 मीटर पर हॉर की स्पीड से, पर सेकंड की स्पीड से 85 किलोमीटर पर हॉर की चाल से कम होती है। तो देखो ये तो मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर पर हॉर में, तो यहाँ से कम तो होगी, ये मीटर में है, मीटर पर सेकंड में है, तो स्पीड तो कम होगी, ये सही है पहला वाला। दूरी को चाल से विभाजित करते हैं तो समय की गणना की जाती है, कि जब हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास टाइम आता है। क्या सही है? क्या बिल्कुल सही है। कम समय में समान दूरी को तय करने का अर्थ है कि उच्च चाल, कि कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन लेसर टाइम इम्प्लाइज ए हाई स्पीड, कि जैसे मान लीजिए कोई डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है, उसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रेवल करने में वो 20 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से जाता है, तब उसे मान लीजिए 5 घंटे लगते हैं। तो अगर उसको टाइम कम करना है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो अगर उसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा तभी तो टाइम कम होगा। तो यही तो बोला इसने कि कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन लेसर टाइम इम्प्लाइज ए हायर स्पीड, तो हायर स्पीड करनी पड़ेगी आपको। क्लियर है? तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, वो 24 मीटर पर सेकंड की चाल से कम है, वो कैसे पॉसिबल हो सकती है? ये मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में। बाकी आप वैसे भी चेक कर सकते हो, इंटू 5/18 सेम करके भी देख सकते हो, तब मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो चेक करके देख लो कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये तो देखने से पता चल रहा है, इसलिए। नेक्स्ट सवाल देखो, ABC में कौन बी और कौन सी का एंगल, आपको बी और सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये आपको दे रखा है। 105 डिग्री एंगल बनाता है, तो एंगल एक का मान क्या होगा? तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते ही क्या करूँगा, ये 90 से कितना ज़्यादा है? सवाल आया था लास्ट शिफ्ट में। तो 105 डिग्री 90 से कितना ज़्यादा है? ये 15 ज़्यादा है, तो 15 का डबल कर दूंगा, ये हो गया इसका आंसर। अब क्यों हुआ वो देखो, यहाँ से आपने इन सेंटर का पढ़ा होगा कि एंगल बाइसेक्टर से बनता है इन सेंटर, तो एंगल बाइसेक्टर से बनता है इंटरसेक्ट से। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना इन सेंटर पे, यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है सी का, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 90 + a/2। क्या बनता है? 90 + a/2। अगर ये एंगल ए है तो ये 90 + a/2 होगा। तो ये आपको दे रखा है 90 + a/2 की वैल्यू 105 डिग्री, और ए आपसे पूछा है, तो देखो 90 घटाएंगे तो ये हो गया कि 90 से कितना ज़्यादा है? ये 15 ज़्यादा है। इसका डबल कर दो, इंटू 2 करेंगे तो 30। तो ये ट्रिक हो गई डायरेक्ट कि कितना ज़्यादा है वो कर दो और उसका डबल कर दो, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं होती है, फिर वो तरीका आप सीख जाओ तो। नेक्स्ट सवाल देखो, कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर है। तो ये तो सिंपल सवाल है। कोट को क्या लिखूंगा मैं? कोस अपॉन साइन लिखूंगा, तो कोस स्क्वायर, और यहाँ पे कोस स्क्वायर है। कोस स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 - साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होगा। 1 - साइन स्क्वायर क्या बनेगा? कोस स्क्वायर बनेगा। कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बनेगा? कोट स्क्वायर बनेगा, और कोस स्क्वायर आने वाला है। कोस स्क्वायर और कोट स्क्वायर आने वाला आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर का आपको दे रखा है। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 πr³ होगा। तो पाई की वैल्यू आप पुट कर दो, 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको निकालनी है, इज इक्वल टू आपको दे रखा है 19,404। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 × 2 है तो 4 बन गया, 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो 4 × 4 = 16, और यहाँ पे 3, 4 × 32, 4 × 5 = 20, और एक बार चला गया। 11 से और डिवाइड कर दो तो 11 × 4 = 44, 11 × 4 = 44, और यहाँ से एक बार 441 है, और ये 7 और 21 भी चला जाएगा उधर, 21 हो गया। तो r³ इज इक्वल टू क्या हो गया? तो स्क्वायर है, 21 का क्यूब बन गया क्या? तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर आ गई। लास्ट सवाल देखो, टाइम इन वर्क का है कि 40 आदमी हैं, वो 15 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास जो टोटल वर्क हो गया ना, वो क्या हो गया? 40 × 15 हो गया क्या? ये टोटल वर्क है आपके पास, इतना वर्क है। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 व्यक्ति और जोड़ेंगे, 20 आदमी और जोड़ेंगे, तो आपको बताना है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। ये तो देखो यहाँ से अगर 40 आदमी काम करेंगे तब तो 15 दिन लगेंगे उस काम को करने में। अब ये बोल रहा है कि 3 दिन तक तो 40 आदमी काम करते ही हैं, और बाकी के जो दिन हैं उसमें 20 आदमी और जुड़ जाते हैं, तब आपको बताना है कि वो टाइम कितना कम होगा, यानी कितने दिन लगेंगे टोटल, वो आपसे पूछा है। तो एक तो तरीका देखो, पहला तरीका तो क्या होगा, डायरेक्टली टोटल वर्क आपको दे रखा है 40 × 15 है, ये टोटल वर्क है, और यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा कि 3 दिन तो कितने आदमी काम किए? 40 आदमी काम किए हैं, तो 3 दिन तो 40 आदमी ही काम किए हैं, ये इतना काम करेंगे 3 दिन में। और 3 दिन के बाद में जो बाकी के दिन हैं, जो जैसे आपको निकालना बाकी के कितने दिनों तक काम चला, तो अक्स मान लेता हूँ इतने दिन चला, तो कितने आदमी काम किए कि 20 और जुड़ गए, तो 40 तो आदमी थे, 20 और जुड़ गए यानी 60 हो गए।
क्लियर है। तो ये इतने हो गए, तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। तो यहाँ से सोल्व कर लो, एक तो तरीका ये है। तो 40 और यहाँ पे कितना हो गया, 40 × 12 हो गया क्या, इज इक्वल टू x × 60। और यहाँ से x का मान कितना आ गया, 40 × 12 डिवाइडेड बाई 60। 12 पंजे 60 और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। यानी आपको एक्स्ट्रा जो 3 दिन के बाद में कितना टाइम लगा, 8 दिन और लगेंगे। तो यहाँ से टोटल टाइम लगा वो कितना लगा, 8 + 3 यानी 11 दिन लगा उसको काम करने में। ये तो होगा पहला तरीका। इसी में आप टाइम बचा सकते हो और एक लाइन में कैसे सोल्व कर सकते हो वो देखो। 15 दिन में वो कंप्लीट करता है। अब 3 दिन तो वही सेम व्यक्ति काम करते हैं ना, 3 दिन तो सेम व्यक्ति काम करते हैं। तो 15 दिनों में से 3 दिन का तो काम हो गया, बाकी का काम कितना बचा वो देखो। बाकी का काम कितना बचा, 40 × 12 बचा क्या, इतना दिन का काम बचा है कि 3 दिन का काम हो चुका है, उतने ही आदमी ने काम किया है। तो यहाँ पे इतना काम क्या हो गया, ये बच गया। इस काम को कौन करेगा, इस आदमी को, इस जो रिमेनिंग काम है उसको कौन कर रहा है, 40 आदमी तो पहले थे, 20 आदमी और जुड़ गए, यानी 60 आदमी कर रहे हैं इस काम को। तो जो बाकी का बचा हुआ काम होगा ना, उसको इतना टाइम लगेगा। सोल्व करेंगे तो यहाँ से वही सेम कैलकुलेशन, कितना टाइम लगेगा उनको, 8 घंटे। तो 8 घंटे लगेंगे उनको, और पहले 3 दिन तो काम कम कर ही लिया उन्होंने, तो बाकी के 8 दिन और लगेंगे। तो टोटल कितना टाइम हो गया, ये 11 दिन हो गया। ये हो गई आपकी एग्ज़ाम अप्रोच। बस इतना आपको लिखना था, ये आपका आंसर आ जाएगा। ना आपको ये चीज़ करनी है और ना आपको बेसिक वाला तरीका लगाना कि आप एफिशिएंसी मान रहे हो फिर सोल्व कर रहे हो, वो तरीका नहीं लगाना आपको। अगर आपको एसएससी में चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको यही अप्रोच लगानी होगी मैथ में, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा और तभी आपकी एक्यूरेसी होगी उसमें। ठीक है, स्पीड बढ़ाना है तो ये तरीके आपको लगाने होंगे, यही चीज़ें आपको सीखनी होगी। तो आप कंप्लीट वीडियोस को देख लीजिए, आपके सारी की सारी स्पीड और एक्यूरेसी सब कुछ बढ़ जाएगी इन सारी की सारी सीरीज़ में। क्लियर है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता और जब तक आप पूरी सीरीज़ देख लेते हो, कंप्लीट सीरीज़ देख लेते हो, तो आपको प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहीं पे आपके सारे के सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और स्पीड की स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। क्लियर है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नई शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।